देखो अभी तक हमने जो नॉर्मल क्वेश्चन कर लिए सारे, ठीक है, हमने पुली वाले क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, ब्लॉक और पुली वाले क्वेश्चन हमने कर लिए। अब एक क्वेश्चन जो है वो मतलब एक दो क्वेश्चन दे तुम्हारी बुक्स में दे रखे होंगे, ये वाले क्वेश्चन, कि जैसे मान लो एक पुली है, ठीक है, पुली के यहाँ पे जैसे एक प्लेटफॉर्म हो गया, और प्लेटफॉर्म के यहाँ पे ऐसे एक, हाँ, एक पर्सन है ऐसे जिसने पुली को खींच रहा है, ठीक है। बेसिकली अगर ये इसको खींचेगा तो ये प्लेटफॉर्म के साथ ही ऊपर जाएगा, सब नीचे गिर जाएगा। हाँ, तुम्हें लगता है ये ऐसे गिरेगा, लेकिन होता नहीं है ऐसे। एक्चुअली ये जो रस्सी है ना यहाँ पे अटैच्ड है, मैं बता रहा हूँ ना, देख, इसको ऐसे ऐसे समझ, ये यहाँ पे अटैच्ड है, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे हुक है एक, ठीक, जब इसने अगर इसको छोड़ा तो ये टाइट हो जाएगा। अब अगर ये मान लो इसको खींचे, ठीक है, तो ये रस्सी छोटी हो जाएगी, और फिर बाद में इसको जो जैसे ये ढीली, ये रस्सी ढीली हो गई, उसके बाद क्या करेगा, ये हुक लगा देगा, फिर से टाइट हो जाएगा ये, ठीक है। थोड़ा सा इमेजिन करो, मतलब तो मुझे भी समझ में आता है कि हाँ ये गिर जाएगा। अब देखो इसके अंदर क्या सीन है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो एक पर्सन जो है ऐसे इस रस्सी के ऊपर लटका है, मान लो इस तरीके से, ठीक है, ये चीज, इसके ऊपर टेंशन डेवलप होती है, और टेंशन किसके बराबर होगी, वो इसके वेट, जो मान लो इसका एम वेट है, तो टी इज इक्वल टू एम जी, टी क्या होगी, एम जी के बराबर हो गई, ठीक है। और जहां से पकड़ा है उसने और जिस पॉइंट पे वो टाइट है, मतलब टाई हो रखी है स्ट्रिंग, और ये कहाँ पे है, यहाँ पे, इन दोनों के बीच में ही टेंशन डेवलप हो रही है, इसके कहीं और पे टेंशन डेवलप नहीं होगी, ठीक है, ये तो समझ में आता है। तो दिस इज व्हाट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और टी इज इक्वल टू एम जी। अब देखो इस टाइप वाले क्वेश्चन जो है ना, दो तरीके से हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम इनका अलग अलग एफबीडी बना लें, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे मान लो ये जो तुम्हारा जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और ये जो मैन है, ये हमेशा दोनों एक साथ ही ऊपर या नीचे मूव करेंगे, ठीक है, तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम। अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो हम उसको एक सिस्टम की तरह मान सकते हैं, और अगर हम उसको एक सिस्टम की तरह मान सकते हैं तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस को भी हम कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है, दोनों दोनों वे से इसको समझते हैं, और फिर इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, हो जाएगा ये टॉपिक। अब देखो अगर मान लो मेरे को अलग अलग तरीके से इसको करना है, कि अलग अलग दोनों का क्या बनाना है, मेरे को एफबीडी बनाना है, तो देखो एफबीडी कैसे बनेगा। जैसे मान लो ये मैन है, ठीक, इस मैन के ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, ये टेंशन टी, ठीक है, तो एक टी लग गया। नीचे इसका वेट जो है वो क्या है, एम जी। अब मान लेते हैं इस मैन का जो वेट है एम, कैपिटल एम है, और प्लेटफॉर्म का जो मास है जो वो स्मॉल एम है, ऐसे मान लेते हैं। तो एम जी, कैपिटल एम जी नीचे की तरफ लग गया। क्या यही फोर्स लग रहा है और भी कोई फोर्स लग रहा है, एक और फोर्स लग रहा है, कौन सा, नॉर्मल फोर्स, जो ये इसके ऊपर और ये इसके ऊपर लगाएगा, ठीक है। तो मैन के ऊपर कौन लगाएगा, ये प्लेटफॉर्म लगाएगा, ठीक है, तो ये लगा एन इसके ऊपर, ठीक। तो अब अगर मैं यहां से इक्वेशन देखूं तो क्या बनेगी, टी प्लस एन इज इक्वल टू एम इंटू जी, माइनस एम इंटू जी, मतलब टी प्लस एन इज इक्वल टू एम इंटू जी। एक तो इक्वेशन होगी ये, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन किसका एफबीडी बना ले, इसका बना ले, प्लेटफॉर्म का। प्लेटफॉर्म का एफबीडी बनाएंगे तो देखो इसका एम जी, स्मॉल एम जी नीचे, ठीक है, इसका स्मॉल एम जी नीचे, क्या इसके ऊपर एक टेंशन भी लग रही है टी ऊपर, ये वाली रोप से, ठीक है, और इसके ऊपर एक एन भी लग रहा है, एन किधर लग रहा है, नीचे या ऊपर, नीचे, किसकी वजह से, मैन की वजह से, ठीक है। तो यहां से जो निकल के आया वो आया टी इज इक्वल टू एन प्लस एम इंटू स्मॉल एम इंटू जी, ठीक है। अगर मैं यहां से n की वैल्यू इसके अंदर रिप्लेस करूं, देखो क्या आएगा, n इज इक्वल टू टी माइनस एम इंटू जी। तो n की वैल्यू यहां पे डालो तो ये बन जाएगा 2t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू जी। तो यहां से क्या निकल गया है, यहां से निकल गया है 2t इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू में जी, ठीक है। तो ये इक्वेशन, इस तरीके से हम t को निकाल सकते हैं। एक बार t आ गया तो n भी निकल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट वे, जहां पे हम इंडिविजुअल क्या बना रहे हैं, एफबीडी बना रहे हैं, ठीक है। एक बार नोट डाउन करो इसको। आ तो गया, एम पता है, एम पता है, जी पता है, बस हो गया, और क्या पता ही होगा, जो दिया है वो निकाल लेंगे उस हिसाब से। देखो ये तो तरीका है जब हमने इसको इंडिविजुअल करके देखा। अब इसको एक साथ भी देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं और क्यों देख सकते हैं वो तुम्हें समझ में आना चाहिए, कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक ही साथ मूव कर रहे हैं तो उसको सिस्टम मान लो। अब देखो अगर मान लो इसको मैं सिस्टम मान लू, ठीक है,
इस सिस्टम के अंदर ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है 2t, ठीक है 2t ऊपर और m प्लस mg नीचे, बस। इस सिस्टम में ऊपर की तरफ फोर्स कितना है 2t, एक t ये रहा एक t ये रहा तो 2t, और नीचे की तरफ फोर्स कितना है m इंटू m, तो m प्लस m इंटू जी, तो ये आ गया, यहां से तो टेंशन सीधी सीधी निकलेगी, ठीक है। n क्या है, अब n क्या है, देखो n जो है ना इंटरनल फोर्स है। जब तुम किसी भी मल्टीपल बॉडीज को एक सिस्टम मानते हो तो जो उनके इंटरनल फोर्सेज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर तेरे को निकालना है तो एक बॉडी का क्या बना ले, एफबीडी बना ले, किसी भी एक बॉडी का क्या बना लो, एफबीडी बना लो, और उससे टी तो निकल चुका है, निकल जाए, ठीक है। जैसे हमने नीचे वाले का अगर मान लो एफबीडी बनाए तो उसकी इक्वेशन क्या आई थी, n इज इक्वल टू टी माइनस एम जी आ गई थी, है ना, टी ऑलरेडी निकल चुका होगा यहाँ से, n निकल जाएगा, सिंपल। और इसका n और इसका n क्या होगा, दोनों का सेम, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड वे, दिस इज द सेकंड वे। अच्छा ये लिख लिया, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लो। जैसे इसी के अंदर कुछ डेटा डाल लेते, देखो जैसे मान लो ये m जो है 40 kg है, स्मॉल m जो है मान लो 5 kg, स्मॉल m जो है वो 5 kg का, और ये इसको खींच रहा है, और ये इसका जो एक्सेलरेशन है लेट से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। इसको इस तरीके से इसको खींचना है कि इसका जो एक्सेलरेशन हो क्या हो, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। तो बताओ टेंशन और नॉर्मल बिटवीन मैन एंड प्लेटफॉर्म, बताओ उसको कितना फोर्स लगाना होगा, मैन को कितना फोर्स लगाना होगा सो दैट ही कैन अचीव 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन अपवर्ड। हाँ G10 कितना आ गया, नॉर्मल 255 न्यूटन, ये 275 आ रही है। आओ देखें, देखो क्या इसको हम एक सिस्टम मान सकते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म और मैन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से ऊपर जाएगा, तो बेसिकली ऊपर लगने वाले फोर्सेस बड़े हैं क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, ऊपर की तरफ है, तो 2t माइनस क्या m प्लस m इंटू में g इज इक्वल टू m प्लस m इंटू में a, यही होगा ना, ठीक है। तो 2t माइनस ये कितना हो गया 45 इंटू में g मतलब 450 इज इक्वल टू ये फिर से 45 इंटू में a कितना 2, ठीक है, ये हो गया 90, ये उधर जाके कितना हो जाएगा 540, ठीक है, 540 बाय 2, तो टेंशन कितना आ गया 270 न्यूटन, तो ये तो टेंशन आ गया। अब क्या निकालना है हमें, n निकालना है, ठीक है। n निकालने के लिए किसी भी एक का क्या बना ले, एफबीडी बना ले मान लो, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे, इसके ऊपर t लग रहा है ऊपर, इसका स्मॉल mg नीचे और एक n भी नीचे, ठीक है। तो बेसिकली क्या बना t इज इक्वल टू, और एक्सेलरेशन किधर है ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर, ठीक। तो यहाँ पे t माइनस n प्लस m इंटू में g इज इक्वल टू m इंटू में a, यही हो गया ना। अब t तो हमें पता है कितना 270, तो ये आ गया 270 माइनस n माइनस एम जी मतलब उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये m कितना है 5 इंटू में g प्लस a मतलब 12, ठीक है। तो ये हो गया 60, तो n कितना हो गया 210, n कितना आ गया 210, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसका जो वेट है वो है 50 kg, ये जो प्लेटफॉर्म है वो 25 kg का है, ठीक है। तो आपको निकालना है टेंशन, आपको क्या निकालना है, टेंशन इन द रोप डेवलप्ड बाय दिस मैन सो दैट द प्लेटफॉर्म एंड द मैन गोज ऑन द स्टडी रेट, गोज विद द स्टडी रेट। स्टडी रेट का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो फिर ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। देखो क्या है इसमें, सिंपल है, तो क्या इसको एक सिस्टम मान ले, ठीक है। अगर इसको एक सिस्टम मान लिया जाए तो ऊपर की तरफ फोर्स कितना है 3t, 1 2 3 3t। देखो क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन जीरो है तो पहले जो हमने इक्वेशन लगाई थी वो सिंपल लग जाएगी, 3t इज इक्वल टू कितना 50 प्लस 25 इंटू में g मतलब 10, है ना। तो t कितना आ गया, ये हो गया 75 750 अपॉन में
3, तो टेंशन आ गया 250। हाँ, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मैन का और प्लेटफॉर्म का मास m और m है, दोनों सेम है, ठीक है। ये जो टेंशन डेवलप कर पा रहा है एक स्ट्रिंग के अंदर वो है इसके वेट का हाफ। ये जो टेंशन डेवलप कर रहा है एक स्ट्रिंग के अंदर वो है इसके वेट का हाफ। ऑब्वियसली सेम करेगा यार, दोनों हाथों से सेम फोर्स लगा रहा है वो, ठीक है। तो जो टेंशन डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग इज इसके वेट का हाफ। तो बताएं एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, तो बताएं एक्सेलरेशन क्या होगा। अगेन क्या इसको एक सिस्टम मान लिया, तो कितनी टेंशन लग रही है, 1 2 3 4, तो 4t माइनस, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जाएगा, मान लेते हैं ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि खींच रहा है तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया 4t माइनस माइनस कितना 2m इंटू में g इज इक्वल टू 2m इंटू में a, यही होगा ना, ठीक है। टेंशन वो कितनी डेवलप कर पा रहा है, अपने वेट का हाफ, तो mg/2। तो अगर mg/2 यहाँ पे लगा दिया तो ये 2 से 2 और 4 कटेगा, तो ये कितना बचेगा 2mg माइनस 2mg इज इक्वल टू 2ma। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया 0, मतलब ये स्टेडी रेट से ऊपर जा रहा है, सिंपल, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है वो लिफ्ट वाले प्रॉब्लम्स, लिफ्ट प्रॉब्लम्स। देखो इसको हम ना एक तो अभी नॉर्मल सिनेरियो में समझते हैं और फिर हम पढ़ेंगे इसको सूडो के अंदर भी, ठीक है। तो पहले सबसे पहले देखो सिंपल चीजें, ये वैसे मैंने तुम्हें बता दिया था, राइट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन किस टाइप का है, क्वेश्चन है कि तुम एक लिफ्ट के अंदर हो, ठीक है। लिफ्ट के अंदर जैसे पेंडुलम भी रख देते हैं, वो हम सूडो के अंदर पढ़ लेंगे एक बार। यहाँ पे सिंपल सिनेरियो समझते हैं पहले। एक वेइंग स्केल है, ठीक है, वेइंग स्केल के ऊपर तुम खड़े हो गए और लिफ्ट के अंदर तुम हो, ठीक है। लिफ्ट अभी कांस्टेंट है, कोई मूव नहीं कर रही, ठीक है, केस 1 ऐसे समझ लो, केस 1 लिफ्ट मूव नहीं कर रही, तो तुम्हारा जो वेट होगा वो किसके बराबर होगा, mg या फिर n, n और mg एक ही है इस केस में, ठीक है। बेसिकली ध्यान रहे जो वेइंग स्केल जो मेजर करता है वो क्या मेजर करता है, n मेजर करता है, ठीक है। वेइंग स्केल क्या मेजर करता है, n, ठीक है। तो और इस केस में जब लिफ्ट नहीं चल रही, n इक्वल टू क्या है mg, तो जो तुम्हारा एक्चुअल ट्रू वेट है वही तुम्हारा जो वेइंग स्केल है वो मेजर कर रहा है, ठीक। अच्छा, अब तुम थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ, जो केस बनेगा b, उसमें देखो क्या होगा कि अगर मान लो ये एक्सेलरेट करने लगे ऊपर की तरफ, एक्सेलरेट करे, ठीक है, तो तुम्हारा क्या वेट बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, ठीक है। तुम कभी भी ऑब्जर्व करो, जब भी तुम लिफ्ट में होते हो और लिफ्ट ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट होती है तो तुम्हें लगता है कि ऊपर की तरफ से एक फोर्स लगा है, तो वो हल्का सा भारीपन फील होता है, राइट, ठीक है। तो वो भारीपन किसकी वजह से फील होता है, वो इस एक्सेलरेशन की वजह से फील होता है, ठीक है। अगर मान लो या फिर इसका फ्री बॉडी बनाना चाहे, ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो क्या ये सिस्टम जो है एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, जैसे मान लो वेइंग स्केल का बनाते हैं, ठीक है। वेइंग स्केल में क्या लग रहा है, देखो क्या क्या चीजें लग रही है, क्या mg नीचे की तरफ, mg नीचे की तरफ, इसका n ऊपर की तरफ, और एक्सेलरेशन भी क्या है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहां से क्या बन जाएगा n माइनस एम जी इज इक्वल टू m इंटू ए, m इंटू ए। तो n क्या मिला m a प्लस एम जी, तो क्या n इज इक्वल टू m टाइम्स a प्लस जी, ठीक है। मेरा एक्चुअल वेट क्या है mg, लेकिन मेरे को दिखेगा क्या a प्लस जी करके, तो मेरा वेट क्या होगा बढ़ेगा, माई वेट विल इंक्रीज। सिमिलरली अगर वो नीचे की तरफ जाए, अगर वो नीचे की तरफ जाए तो क्या मेरा वेट घटता है, ठीक है। जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो हमें क्या एकदम से हल्कापन सा फील होता है एक जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, ठीक है। तो उस केस में देखो सी केस कि जब लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, तो उस केस में क्या होगा mg माइनस एन इज इक्वल टू m इंटू ए। तो n कितना मिलेगा तेरे को mg माइनस एम ए, तो मतलब m टाइम्स g माइनस ए। तो तेरे को अपने वेट में क्या होगा रिडक्शन फील होगा, ठीक है। तो जब भी लिफ्ट नीचे जाती है तो वेट क्या होता है, अगर एक्सेलरेशन आगे क्रॉस कर जाए तो क्या है एक्सेलरेशन जी से ज्यादा हुआ तो जी से ज्यादा मतलब फ्री फॉल, क्या
ठीक है, जी से ज्यादा तो हो भी नहीं सकता पहली बात तो, ठीक है, मतलब कोई खींचेगा तो वो एक अलग बात है, ठीक है, तो फिर वो फ्री फॉल वाला केस हो गया, है ना। अच्छा देखो अब यहाँ पे तीन केस मतलब जब लिफ्ट क्या कहते हैं रेस्ट पे है, लिफ्ट क्या है रेस्ट पे है, ये फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, ठीक है, तो हमारा जो एक्चुअल वेट है वही तुम्हें दिखाई देगा। अगर ये एक्सेलरेट ऊपर की तरफ करे तो तुम्हारा वेट क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर नीचे की तरफ जाए तो वेट, क्या ये हमेशा ट्रू है, नहीं, हमेशा ट्रू नहीं है। देखो एक ऐसा केस कि अगर वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ जा रही है लेकिन वेलोसिटी घट रही है, ऊपर की तरफ जा रही है वेलोसिटी घट रही है, अगर वेलोसिटी घट रही है तो मतलब एक्सेलरेशन है किस तरफ, इस तरफ। अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो तो वेट घटेगा बढ़ेगा, वेट घटेगा बढ़ेगा, वेट रिड्यूस होगा, वेट विल रिड्यूस, ठीक है। मोशन ऊपर की तरफ है लेकिन डिसेलरेटिंग टाइप का है तो तुम्हें वेट क्या होगा, वेट क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या कह रहा है, हाँ लेकिन हम ऊपर जा रहे थे तब क्या हो रहा था, बढ़ रहा था ना, अब यहाँ पे भी हम ऊपर जा रहे हैं, भाई साहब वेलोसिटी ऊपर है एक्सेलरेशन नीचे है, वेलोसिटी तो ऊपर है लेकिन एक्सेलरेशन नीचे है, मतलब तुम ऊपर की तरफ जा रहे हो लेकिन तुम्हारी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है तो मतलब क्या है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, और अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो वेट क्या होगा, तुम्हें कम फील होगा, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा दूसरा केस, लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है लेकिन वेलोसिटी क्या कर रही है, घट रही है। अगर वेलोसिटी घट रही है तो मतलब इसका क्या मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, और अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो वेट क्या होगा, बढ़ेगा, वेट क्या होगा, बढ़ेगा। फटाफट लिखो, ठीक है, आगे लिखो सूडो। इस एनएलएम का लास्ट टॉपिक किसका, इसका क्वेश्चन करा देंगे, सूडो के अंदर ही करा देंगे, सूडो के अंदर दोबारा से रिपीट कराऊंगा इसको, ठीक है, तो उसके अंदर देख लेंगे, ठीक है। आगे देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। देखो सूडो फोर्स को समझने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इससे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फॉर, व्हाट इज फॉर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, जिस फ्रेम से हम किसी भी चीज को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। याद होगा हमने स्टार्टिंग इसी से की थी, जब रिलेटिव पढ़ा था तो हमने इसको अच्छे से समझा था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कि ग्राउंड फ्रेम में क्या है, ट्रेन के फ्रेम में क्या है, गाड़ी के फ्रेम में क्या है, वटेवर, ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है। अच्छा ऐसे ही फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसी को समझने के लिए देखो इस तरीके से ऑब्जर्व करो। मान लो तुम्हारा ना ऐसे कोई, ऐसे समझो, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, कुछ भी एक ऑब्जेक्ट जैसे ब्लॉक रख दिया है यहाँ पे, ठीक है, इसका मास m है और ये किसी एक सरफेस पे रखा है, ठीक है, और तुम कहीं किसी और दूसरे ग्राउंड फ्रेम में हो, ऐसे ये भी ग्राउंड है मतलब एक दूसरी पोजीशन पे रखा है, जैसे मान लो तुम ट्रेन के अंदर हो, ठीक है, ट्रेन से तुम बाहर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ठीक, अगर मान लो ट्रेन खड़ी है तो ये भी तुम्हें क्या कैसा लगेगा, रेस्ट पे लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा केस देखो, सेकंड केस में मान लो, जैसे मान लो तुम ट्रेन की बोगी में ही थे, मान लो इस तरह से यहां से, ठीक है, ये तुम्हारी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी और इसका एक्सेलरेशन क्या था, जीरो, अगर v कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है। अगर v कांस्टेंट एक्सेलरेशन जीरो, अगर ये ऐसे चल रहे हैं तो तुम्हें ये ऑब्जेक्ट किस तरफ जाता हुआ दिखेगा, इस तरफ जाता हुआ दिखेगा, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी क्या होगी फिर, कांस्टेंट, वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। कोई बॉडी के ऊपर जब तक फोर्स ना लगे तो वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट, ठीक है, तो यहाँ पे हम इस चीज को जस्टिफाई कर पा रहे हैं क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, कोई फोर्स ना लगे, बॉडी जा रही है पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से, थर्ड केस में सेम चीज, यही ट्रेन की बोगी है, यहाँ पे तुम खड़े हो और अब तुम एक्सेलरेट कर रहे हो ए से,
ठीक है। अगर तुम एक्सेलरेट कर रहे हो ए से और तुम इसको ऑब्जर्व करो उस केस में, ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए। इसका भी एक्सेलरेशन तुम्हें क्या दिखेगा, ए दिखेगा, ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन ए है तो इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स लग रही है, ठीक है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है एक्चुअल में कहां पे है, ये तो रखा हुआ, लाइक एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ, इसके ऊपर तो कोई एडिशनल फोर्स लग ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये वाले केसेस मतलब जहां पे तुम्हें अपीयर तो हो रहा है कि वो एक्सेलरेशन लग रहा है उसके ऊपर, लेकिन एक्चुअल में फोर्स नहीं लग रही, तो इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए हम एक एडिशनल फोर्स एज्यूम कर लेते हैं, दिस इज ए दैट इज ए इमेजिनरी फोर्स। और वो इमेजिनरी फोर्स क्या है, मेरा सूडो फोर्स, ठीक है। वो इमेजिनरी फोर्स क्या है, सूडो फोर्स। अच्छा, इसको एक तरीके से और भी समझ सकते हैं। देखो मेरा फर्स्ट और सेकंड लॉ ये कहता है, न्यूटन का फर्स्ट और सेकंड लॉ क्या कहता है कि किसी भी बॉडी का मोमेंटम तब तक चेंज नहीं होता जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मोमेंटम चेंज हो रहा है और इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही। अगर कोई फोर्स नहीं लग रही, स्टिल इसके अंदर मोमेंटम चेंज हो रहा है या इसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर सेकंड लॉ अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। इसके ऊपर सेकंड लॉ क्या कर रहा है, अप्लाई नहीं हो रहा। तो ऐसे सिनेरियो जहां पे फर्स्ट और सेकंड लॉ फेल हो जाए, ठीक है, तो उसके अंदर अगर तुम्हें इक्वेशन लगानी हो, ठीक है, उसके अंदर तुम्हें न्यूटन की इक्वेशन लगानी हो, तो हम किसका हेल्प लेते हैं, हम सूडो फोर्स की हेल्प लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, सूडो फोर्स की हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होते हैं जिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो, या फिर वो रेस्ट पे होते हैं। लिखो फटाफट, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनका एक्सेलरेशन जीरो है या फिर वो रेस्ट पे है, उनको क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑल द एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इस वाले केस में लिख लेना, इनर्शियल वाले में न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ होल्ड्स गुड, और नॉन इनर्शियल वाले में लिख लेना कि न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ फेल्स, ठीक है। उसके बाद लिखो एक लाइन, उसके बाद एक लाइन लिखो, टू अप्लाई न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, in non-inertial frame of reference we imagine an imaginary force which is called pseudo force, and it is applied such that नंबर 1 करके लिखो, नंबर 1, और इनको स्टार करके लिख लेना, such that नंबर 1 the direction of pseudo force is opposite to the direction of acceleration of frame of reference। अगर तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखो इधर ध्यान दो, अगर तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो तुम्हारा सूडो फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ, इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। तो हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की, उसके कैसे लगता है, हमेशा अपोजिट, ठीक है। ये चीज समझ में आएगी। सेकंड केस लिखो, सॉरी सेकंड पॉइंट लिखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स is equal to mass of the object, किसका मास, ऑब्जेक्ट का मास, एंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ये 2 पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना है। एक तो हमेशा क्या रखना है कि सूडो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो एक्सेलरेटिंग बॉडी जो है कौन सी, देखो दोनों एक्सेलरेटिंग हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि ये अकेली हो, ठीक है। हमें डायरेक्शन किसकी देखनी है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की।
जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है उसके अपोजिट जो है वो क्या लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन और इसका मास, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, लिख लिया। अब देखो एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। देखो इस टाइप के क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो तुम्हारा एक कार या फिर ट्रक जो मर्जी मान लो, उसके फ्लोर से एक पेंडुलम ऐसे, ये पेंडुलम है, इसके बॉब का जो मास है m है, ठीक है। अगर ये रेस्ट पे है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, तो क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से या रेस्ट पे है, एक बार तो मिलेगा 10 स्पीड में रहेगा, ठीक है, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब मान लो प्रॉब्लम तब आएगी जब ये एक्सेलरेट कर जाए, ठीक है। तो जब ये एक्सेलरेट करेगा तो तुम्हारी कॉमन सेंस ये कहती है कि ये इधर की तरफ आएगा थोड़ा सा, और ये ऐसे ही रहेगा जब तक ये एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। जैसे ही एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तब ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये है थीटा, ठीक है, मान लो तुम्हें थीटा ही निकालना हो, ठीक है, मान लो तुम्हें क्या निकालना हो, थीटा। देखो अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर इसको ऑब्जर्व करूं, ठीक है, अगर मैं ट्रेन के अंदर ही या बोगी के अंदर ही बैठ के इसको ऑब्जर्व करूं, ठीक है, तो इसका ये जो थीटा है, ठीक है, या फिर ऐसे मान लो इस बंदे के लिए इसका एक्सेलरेशन क्या है, 0, ठीक है। तो अगर मेरे को ये सिनेरियो ऑब्जर्व करना है तो मेरे को क्या किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, सूडो फोर्स की। क्यों, क्योंकि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक्सेलरेटिंग है, और अगर ये एक्सेलरेटिंग है तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गया, और अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो हमें यहाँ पे किसकी हेल्प लेनी चाहिए, सूडो फोर्स की हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो इसको देखो एफपीडी बनाया जाए ऐसे, ठीक, ये बॉब है, इसके अंदर एक टेंशन टी डेवलप हो रही है इधर, इसमें टी इधर, इसमें mg नीचे, mg नीचे। अब सूडो कैसे लगेगा, देखो हमने बोला हमेशा लगेगा, डायरेक्शन क्या होगी सूडो की, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरफ एक्सेलरेट करा इधर, तो सूडो किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे पहली चीज। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका एक्सेलरेशन और इसका मास, तो m इंटू ए m इंटू ए, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई, आई नहीं आई, ठीक है। अब मान लो अगर ये ऐसे यहाँ पे इस तरीके से स्टेबलाइज हो जाता है तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में आ गया। इक्विलिब्रियम में आने के लिए इसके ऊपर नेट फोर्सेस क्या होने चाहिए, 0। अब देखो अगर ये थीटा था तो फिर ये भी देखो थीटा है, देखो ये थीटा तो फिर ये भी थीटा, ये थीटा तो फिर ये भी थीटा, तो इधर लगा टी कोस थीटा और इधर लगा क्या, टी साइन थीटा। तो मेरे पास देखो दो पेयर आ गए, एक तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए, m इंटू ए, और यहां से टी कॉस थीटा इज इक्वल टू m इंटू जी। क्या इन दोनों को डिवाइड कर दे तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई, टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, a बाय जी। तो थीटा क्या है, टेन इनवर्स a बाय जी, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई सूडो। अच्छा तेरे से कोई ये पूछ ले कि इसके ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन बताएं, नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉब, वो क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉब, ए tan थीटा। क्या एक एक्सेलरेशन इसी तरफ से और एक एक्सेलरेशन ये, भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू सूडो फोर्स, ठीक है। तो एक ए ये है और एक ये है, क्या दोनों के बीच में 90 डिग्री है, दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट कहां पे होगा, बीचों बीच, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, नेट एक्सेलरेशन इज ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। वो टेंशन ही तो बैलेंस आउट हो रहा है, इसको m से मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू t, ठीक है। जब ये नॉर्मल सिनेरियो तो t किसके बराबर था, mg के बराबर। अब t किसके बराबर होगा, m इंटू ये जो इफेक्टिव होगा एक्सेलरेशन दैट इज a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, देखो इसका बराबर। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा देखो, ये समझो कि जैसे मान लो एक प्लेटफॉर्म है ऐसे, प्लेटफॉर्म तो क्या है, मतलब सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक ऐसे वेज रखा है ऐसे, ठीक है।
और ये सब कुछ फ्रिक्शनलेस है, और इसके ऊपर एक और रख दिया स्मॉल m, इसका वेट है कैपिटल M। ठीक, अब मुझे बताओ जरा, अगर मैं इस ब्लॉक को छोड़ दूं इसके ऊपर तो क्या होगा, इस वेज का क्या होगा, क्या ये पीछे जाएगा। ठीक है, क्यों जाएगा, क्योंकि सारे के सारे फ्रिक्शन फोर्सेस कैसे, सॉरी सरफेसेस कैसे हैं, फ्रिक्शनलेस। सारे सरफेसेस फ्रिक्शनलेस है, जैसे मैं इसको छोड़ता हूं तो ये पीछे की तरफ जाएगा। ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग, मतलब नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी कहती है। तो बताएं इसका एक्सेलरेशन क्या है, वेज का, अगर ये थीटा है तो। देखो इसको ऑब्जर्व करो थोड़ा ध्यान से, तो इसके अंदर देखो एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg, ये तो तुम्हें समझ में आता है कि ये mg sin थीटा होगा, इसके ऊपर तो ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। ये लगेगा mg cos थीटा। ठीक है, एक फोर्स लग रहा है इसमें n ऊपर की तरफ, और अगर ये फिक्स होता, अगर ये क्या होता फिक्स, तो n और mg cos थीटा क्या होते हैं, बराबर। n और mg cos थीटा क्या होते हैं, बराबर। अब अगर मान लो ये मूवेबल है, तो इसको चलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, n, क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स कौन लगा रहा है, कांटेक्ट फोर्स। कौन लगा रहा है, कांटेक्ट फोर्स। ये जो n है ना, यही इसके ऊपर क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा। अभी इस n को देखो, जब इसको ऑब्जर्व करना है ना, इसका एक्सेलरेशन देखना है, तो देखो ऐसे समझो, ऐसे इसके ऊपर जो नॉर्मल लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, और वो नॉर्मल लगा कौन रहा है, ये कौन लगा रहा है, ये n इधर लग रहा है। इसके देखो, इसको चलना है ऐसे है, फोर्स लग रहा है ऐसे, क्या इसके दो कंपोनेंट हो गए, ये और एक ये, यही होगा या नहीं होगा। ये क्या है, देखो इसको ऑब्जर्व करो, इसको ऐसे समझो, अगर मान लो ये थीटा, तो इधर लगा n cos, इधर लगा n sin थीटा, और लगा इधर ऊपर n cos थीटा, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इधर लगेगा n sin थीटा और इधर क्या लगेगा, n cos थीटा। तो बेसिकली इसका जो एक्सेलरेशन है ना, इस बॉडी का एक्सेलरेशन वो क्या है, n sin थीटा अपॉन में व्हाट, कैपिटल M, जो इसका मास है। और इस n की वैल्यू क्या है, mg cos थीटा के बराबर, आंसर आ जाएगा। ये चीज समझ में आई। तो n sin थीटा अपॉन में m, तो यही एक्चुअल फोर्स है, वो क्या चला रहा है, इसको हॉरिजॉन्टल में चला पा रहा है ना। तो ये जो हॉरिजॉन्टल में चल रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, n sin थीटा अपॉन में m, और n की वैल्यू क्या है, स्मॉल mg cos थीटा। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये थीटा दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है, और ये ऐसे एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक, इस वेज की जो ये स्लैंट है, इसकी जो लेंथ है, दिस लेंथ इज कैपिटल L, मतलब पूरे इसकी लेंथ। ठीक, फाइंड द टाइम व्हेन दिस ब्लॉक रीचेस टू दिस पॉइंट। देखो अगर इस क्वेश्चन में तुम देखो, ये जो पूरा चैम्बर है ना, वो एक्सेलरेशन ऐसे जा रहा है। ठीक, तो अगर मान लो ये चैम्बर मूव ना कर रहा होता, तब तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि ये जो ब्लॉक है इस वेज से स्लाइड कर रहा है नीचे की तरफ, और उस केस में, उस पर्टिकुलर केस में जब ये चैम्बर चल नहीं रहा, ठीक है, इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो वहां पे तुम कॉन्फिडेंटली बोल सकते थे कि इसका एक्सेलरेशन इधर ही होगा, वहां पे तुम बोल सकते हो। ठीक है, मतलब वहां पे तुम कब तुम बोल सकते, ग्राउंड फ्रेम में तुम ये चीजें बोल सकते थे। लेकिन अगर ये चैम्बर चल रहा है और ये नीचे स्लाइड कर रहा है, तो अगर तुम इसको ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व करो, तो इसका एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, क्या यही है या फिर कुछ और है, कुछ और है, सोच के देख। तेरे को आएगा तो नीचे, वो तेरे को फील हो रहा है वो, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में तेरे को दिखाई कैसे देगा, कुछ और ही दिखाई देगा तेरे को दिखाई देगा इस एक्सेलरेशन और इस एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट क्या दिखाई देगा तेरे को, रिजल्टेंट दिखाई देगा, क्योंकि जब तू ग्राउंड फ्रेम में इसको देखता है, तो तेरे को ये इधर में मूव होता दिख रहा है और ये नीचे भी आता हुआ दिख रहा है, तो तेरे को रिजल्टेंट कहीं पे दिख रहा होगा। ठीक है, एक्चुअल में तू ये नहीं बोल सकता कि इसकी डायरेक्शन इधर है। ठीक है, एक्चुअल में इसकी डायरेक्शन इधर कहां से बोल सकता है तू, अगर तू इस चैम्बर के अंदर ही होता तो। ठीक है, अगर तू इस चैम्बर के अंदर ही हो, तो उस टाइम पे तेरे को ये नीचे आता हुआ दिखेगा, क्योंकि तू भी उसी एक्सेलरेशन से चल रहा है जिस एक्सेलरेशन से ये चैम्बर चल रहा है। ठीक है,
तो हमें जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या ग्राउंड लेना चाहिए उस केस में, या फिर चैम्बर ही ले लेना चाहिए? चैम्बर लेना चाहिए। अगर हम ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हम चैम्बर ले लेते हैं तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चला गया। अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो यहाँ पे हमें सूडो यूज करना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लगाते हैं। देखो जैसे मान लो अगर हमें इसका फ्री बॉडी बनाना पड़ जाए इस ए ब्लॉक का, जिसका मास क्या है स्मॉल m, ठीक है, उल्टा बना दिया क्या, ऐसे बना दो चलो, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस देखते हैं, देखो क्या क्या है। क्या ये mg नीचे, mg नीचे, एक n यहाँ पे लगेगा जिसका कोई यूज होने वाला है नहीं, लेकिन लेट्स से स्टिल हम बना लेते हैं यहाँ पे, ये थीटा, तो ये क्या हो गया mg cos थीटा, ठीक है, mg cos थीटा, और इधर क्या आ गया mg sin थीटा, ये हो गया mg sin थीटा। लेकिन क्योंकि हम इसको कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, चैम्बर के अंदर जाके ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, सूडो लगाना पड़ेगा। अच्छा अब देख सूडो की डायरेक्शन क्या होगी, एक्सेलरेशन के अपोजिट, एक्सेलरेट किधर कर रहा है इधर, तो सूडो किधर लगेगा इधर, इधर लगेगा। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये एक्सेलरेशन इनटू में मास ऑफ द स्मॉल ब्लॉक, ठीक है, तो ये क्या हो गया m इंटू ए, ये मेरा लग गया सूडो। ठीक, अब इस सूडो के भी क्या कंपोनेंट होंगे या नहीं होंगे, कंपोनेंट होंगे। क्यों कंपोनेंट होंगे, पहले सुनो, कंपोनेंट क्यों होंगे, क्योंकि हमारा जो मोशन है वो अलोंग द इंक्लाइन है ऐसे, ठीक है, तो हमें इसके भी क्या करने पड़ेंगे, कंपोनेंट करने पड़ेंगे। हाँ, तो ये अगर थीटा तो फिर ये कितना है, कोई बताएगा, इज इट थीटा और व्हाट, थीटा है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल से थीटा, तो ऐसे बनाओगे तो ये भी थीटा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ma cos थीटा एक और लग जाएगा साथ में, ठीक है, और एक दूसरा कंपोनेंट किधर लग जाएगा इसका, इधर ma sin थीटा। ठीक, क्योंकि हमें ये मोशन ऐसे आ रहा है, इधर नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमें ये वर्टिकल वाले फोर्सेस की तो बॉदर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम ये वाले फोर्सेस देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, mg sin थीटा प्लस ma cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू में एक्सेलरेशन, ये वाला एक्सेलरेशन, ठीक है, दैट इज a डैश, दैट इज a डैश। तो a डैश की वैल्यू क्या आ गई, a डैश की वैल्यू आ गई g sin थीटा प्लस a cos थीटा। ये a कौन सा है, ये a चैम्बर वाला a है, और ये a डैश कौन सा है, ये इस ब्लॉक का है। ठीक है, तो a डैश इज इक्वल टू g sin थीटा प्लस a cos थीटा। अब हमें क्या निकालना है, टाइम, टाइम टू रीच दिस ब्लॉक टू दिस लेंथ, टू कवर दिस लेंथ, राइट। तो हम कौन सा ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे ये a क्या हो जाएगा, a डैश। ठीक है, अब देखो टाइम क्या रेफरेंस फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये देखो इनिशियल तो वो 0 पे था, ठीक है, तो s क्या है यहाँ पे, l इज इक्वल टू 1/2 a डैश टी स्क्वायर। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट, ये ऊपर चला जाएगा 2l अपॉन में g sin थीटा प्लस a cos थीटा। सिंपल, आया समझ में। ठीक है, नोट इट डाउन। इस क्वेश्चन को ना डेटा लेके करते हैं। देखो बताना थीटा क्या लूं, ठीक है, 37 डिग्री ले लिए। मास ऑफ दिस ब्लॉक क्या लूं, 3 kg ले लेते हैं, चलो ठीक है, 3 kg ले लिए, ये ठीक है, समझ में आ गया। ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, इसकी लेंथ ले लेते हैं, लेंथ ले ली 25 ठीक है, 4 में, स्पेसशिप में थोड़ा जाना है, जो तो 25 मीटर ले रहा है, मैं सेंटीमीटर बोला, मीटर बोला था, चलो ठीक है, ये थोड़ा डेटा आसान हो जाएगा, 4 मीटर। और मान लो ये एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ, कितना एक्सेलरेशन ले लूं, मान लो ये, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है, अगेन वही निकालना है तुम्हें, टाइम निकालो, सो दैट व्हेन दिस ब्लॉक रीच आउट टू दिस पॉइंट। इस बार एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, ध्यान रहे। आओ देखें,
देखो इस केस में भी अगर तुम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसका एक्सेलरेशन इधर है, ये नीचे आ रहा है, तो क्या हम ग्राउंड फ्रेम में इसको कॉन्क्रीट बता सकते हैं कि एक्चुअल में इसका एक्सेलरेशन किधर होगा? नहीं बता सकते। ठीक है, एक्चुअल में हम कहाँ बता सकते हैं? जब हम इस चैम्बर के अंदर ही हो। ठीक है, तो जब हम चैम्बर के अंदर होंगे तो ये एक्सेलरेशन ऐसे ही करेगा, ये इतना हमें पता है। ठीक, तो इसका फ्री बॉडी बना लेते हैं। देखो फ्री बॉडी बना लो, ये है 3 kg का। ठीक है, इसका mg तो नीचे ही लगेगा। अब देखो mg नीचे लग गया, इसका मोशन किधर है? इस तरफ है, ये इसका एक्सेलरेशन है। लेट्स से दिस इज इट्स एक्सेलरेशन, तो इसका mg sin थीटा नीचे की तरफ, और ये लग गया mg cos थीटा। mg cos थीटा की वैसे जरूरत नहीं है, बस लगा दिया ऐसे। ठीक है, ये मान लिया n मान लिया। ठीक, अब क्या ये एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर है? अब ये एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर है तो इसका सूडो भी लगेगा। सूडो किसकी डायरेक्शन क्या होगी? नीचे की तरफ, जस्ट अपोजिट टू दैट, मतलब इस तरफ। मैग्नीट्यूड क्या होगा? 3 into में 5 मतलब 15। ठीक है, 3 into में 5 15। अगर इनकी मैं वैल्यू ले लूं तो देख ये बनेगा 30 mg, तो हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 15। ठीक है, टोटल हो गया 45 नीचे। तो 45 का एक कंपोनेंट इधर, 45 sin 37, sin 37 तो कितना हो गया ये? 27। कितना हो गया है? 27 ही तो हुआ। ठीक है, तो बस क्या आना था ये 27 इज इक्वल टू कितना? मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 9। ये क्या चल रहा है? तेरा क्या चल रहा? मेरा ट्यून आया कि नहीं आया? एक्सेलरेशन कितना आ गया? 9। अब एक्सेलरेशन अगर 9 है तो हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। टाइम देखो ये 4 है तो ये कितना है? 5। तो ये कितना है? 5। तो 5 इज इक्वल टू हाफ इंटू में a इंटू में t स्क्वायर। तो कितना आ गया? मेरा सही आ रहा है √10/3। ये है थीटा। इस वेज का जो मास है वो कैपिटल M है, और एक ये सरफेस पे रखा है फ्रिक्शनलेस। ठीक है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा है। यहाँ पे एक ब्लॉक है स्मॉल m। ठीक है, और इधर एक फोर्स लग रही है कैपिटल F। ये कैपिटल F इधर लग गई। ठीक, अब तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें ये निकालना है कि फाइंड आउट दिस फोर्स, फाइंड आउट दिस फोर्स सच दैट दिस ब्लॉक M, ये जो छोटे वाला M है, हाँ नीचे न गिरे, या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो कि स्टेज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस वेज। ठीक है, इस वेज के रिस्पेक्ट में अगर इसको रेस्ट पे रहना है, ठीक है, तो तुम्हें उस फोर्स की वैल्यू निकालनी है। ट्राई दिस आउट, ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। चलो देखो, देखो इस क्वेश्चन को देखो। देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखना कि इसने बोला है कि हमें ऐसा फोर्स निकालना है कि दोनों एक साथ हो जाए। एक साथ होने का मतलब क्या है? अगर ये इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे आ गया तो बेसिकली मैं इसको एक ही सिस्टम मान सकता हूँ फिर। ठीक है, मैं कब इसको एक ही सिस्टम मान सकता हूँ? जब ये वाला ब्लॉक जो है इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में क्या हो जाए? रेस्ट पे। ठीक है, ये तभी हम मान सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये F लग रहा है तो इस पूरे सिस्टम का ओवरऑल एक्सेलरेशन है कितना? ये इस पूरे सिस्टम का ओवरऑल एक्सेलरेशन कितना है? ये। ठीक है, तो अब देखो अब क्या करना है हमें। जो ये रेस्ट पे लेना है, किसके रिस्पेक्ट में लेना है? इसके रिस्पेक्ट में लेना है। और ये क्या कर रहा है? खुद से एक्सेलरेट कर रहा है, और इसका एक्सेलरेशन कितना है? F अपॉन में m प्लस m। ठीक है, तो क्या ये अगेन क्या हो गया? एक्सेलरेटेड क्या हो गया? रेफरेंस हो गया। ठीक है, तो इस केस में भी हम क्या कर सकते हैं? सूडो लगा सकते हैं। अब देखो इसमें आ जाओ, ये स्मॉल m है, इसका mg नीचे, इसका एक mg तो नीचे। ठीक है, इसको ऐसे मूव होना था, इसको किस तरीके से मूव होना था? ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो भी ये अलोंग द इंक्लाइन जितनी भी फोर्सेस थी वो क्या हो रही है? बैलेंस आउट हो रही है। बेसिकली क्या हो रही है? वो बैलेंस आउट हो रही है। अगर वो ऐसा हो रहा है, देखो mg cos थीटा एक तो यहाँ पे लग गया, ये mg cos थीटा ही लगेगा ना, सॉरी mg sin थीटा, सॉरी यहाँ पे क्या लग जाएगा? mg sin थीटा। अलोंग द इंक्लाइन जो होता है mg sin थीटा ही लगता है। और इधर क्या लग रहा होगा? ये थीटा, तो यहाँ पे लग गया mg cos थीटा। अच्छा, इसमें सूडो किधर लगेगा?
सूडो किधर लगेगा, ऊपर या किधर? देखो ये पूरी बॉडी इधर मूव कर रही है तो इसका एक्सेलरेशन इधर है, तो इसका सूडो किधर लगा, पीछे की तरफ। ठीक है, सूडो किधर लगा, पीछे की तरफ, ये ऐसे। ठीक, ये सूडो लगा तो एक्सेलरेशन कितना है उसका, ये ए, अभी ए ही ले लेते हैं, बाद में इसकी वैल्यू फिट कर लेंगे। m इंटू ए, ये लग गया इसका सूडो। क्या इसके भी दो कंपोनेंट, कौन कौन से, एक तो इधर और एक इधर। ठीक है, बताना कौन सा लगेगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस तो ये थीटा। ठीक है, ये लग गया एम ए कॉस थीटा। अब देख इधर और इधर क्या लग गया, एम ए साइन। अगर इसको रेस्ट पे होना है तो बेसिकली हमारा क्या होना चाहिए, एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, है ना। ये ए कितना है, एफ अपॉन में एम प्लस एम इंटू में कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ये एम से ये एम कट गया तो एफ क्या आ गया, एफ आ गया एम प्लस एम जी टैन थीटा। ये आंसर आएगा। मिटा दूं, देखो एक और देखो, चलो आसान वाला करते हैं। एक चैम्बर है ऐसे, ठीक, इसके अंदर ऐसे पुली है, पुली के आगे ब्लॉक है, ये मान लो 5 kg है, 3 kg। टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, find out the acceleration of each block, find out the acceleration of each block with respect to ground, with respect to ground। हाँ ऐसे लिखना है, find out the acceleration of, ऐसे ले लो, ये ब्लॉक ए ये ब्लॉक बी, ब्लॉक ए एंड बी with respect to ground। तुम्हें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखना है। देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर मान लो ये रेस्ट पे होता, ठीक है, तो जितना ये एक्सेलरेशन है ऐसे ऊपर और यही सेम एक्सेलरेशन इसका नीचे लगता, ठीक है, लेकिन जब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो नीचे आने वाली बॉडी के ऊपर ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा होगा एडिशनल, ये तो तुम फील कर सकते हो ना। और इसके ऊपर कैसे लग रहा होगा, अगेंस्ट, इसके ऊपर कैसे लग रहा होगा, अगेंस्ट। अगर तुम इसको सूडो का कॉन्सेप्ट देखो अगर इसके अंदर, तो तुम ऐसे समझोगे, देखो इसके अंदर जैसे मान लो ये 3 kg वाले ब्लॉक का अगर मैं क्या बनाऊं, एफबीडी बनाऊं, तो इसमें टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन मान ले ऊपर की तरफ है, मान ले इसका एक्सेलरेशन क्या है, ऊपर की तरफ। और अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो इसका mg नीचे की तरफ भी होगा, मतलब 30, mg 30, लेकिन इसके अंदर एक एडिशनल फोर्स लग गई, इसके अंदर क्या लग गई, एडिशनल फोर्स। और वो एडिशनल फोर्स कौन सी है, सूडो। और वो सूडो कब लगा रहा हूं मैं, जब मैं इस लिफ्ट के अंदर हूं, ठीक है। तो वो कितना लग गई, देखो एक्सेलरेशन ऊपर, तो इसकी डायरेक्शन किधर लगेगी, नीचे की तरफ, और वो होगी कितनी, 6 होगी, कितनी, 6। तो बेसिकली इक्वेशन क्या लिखी गई, t माइनस 36 इज इक्वल टू 3 इंटू ए, पहली इक्वेशन, ठीक है। दूसरे का एफबीडी बनाओ, ऊपर टेंशन, नीचे 50, नीचे लग गया 50, ठीक है। इसमें सूडो किधर लगेगा, इसमें भी सूडो नीचे की तरफ लगेगा, कितना, 10, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ मान लिया, ठीक है, मान लो ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, ठीक। तो इसमें देखो इक्वेशन क्या लिखी गई, 60 माइनस कितना, t इज इक्वल टू 5 इंटू ए, 5 इंटू ए। तो ये दो इक्वेशन आ गई, तो इससे एक्सेलरेशन लिख लिया हमने, ठीक है, इससे एक्सेलरेशन आ गया हमारा। ये एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में है, ये एक्सेलरेशन है लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, ये एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में है, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में। मैंने तुमसे पूछा क्या है, मैंने तुमसे पूछा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। हाँ सुनो, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, यहाँ से बताना जरा, सॉल्व करना है इसको, 14/8, 24/8 होगा। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 3 आ गया,
एक्सेलरेशन कितना आ गया 3, ठीक है। अब एक्सेलरेशन आ गया इसका 3, ठीक है, ओके सही आ रहा है ना ये, हाँ ठीक है। एक्सेलरेशन आया 3, अब देखो 3 आ गया। अब ये एक्सेलरेशन है किसका, ये एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। अब मान लो ये ए ब्लॉक था और ये क्या है बी ब्लॉक। अब एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ठीक है, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब ये कितना है, ये तो है 3, ये है 3, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है वो तो मुझे निकालना है, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट कितना है 2, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आ गया 5। एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आ गया 5, ठीक है। ऑब्वियसली वो तेरे को देख, ये ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये तेरे को और ज्यादा तेज जाता हुआ दिखाई देगा, है ना, और भी ज्यादा तेज जाता हुआ दिखाई देगा। ऐसे ही देख, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। अब एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है कितना 3, लेकिन डायरेक्शन कितनी है इसकी माइनस, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा था, हमने नीचे की तरफ माना था ना इसको, ठीक है। तो -3 एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ये, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना आ गया -1, ठीक है। ये चीज समझ में आई। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें किस तरीके से निकालना है वो तो हमें आना चाहिए। नोट डाउन, मान लो ये 5 kg का, ये 2 kg, ठीक है, ये वही मान लो 37 ही मान लो इसको, ठीक। और यहाँ पे मान लो फोर्स लेट से 15 न्यूटन, ठीक। एक सरफेस के ऊपर रखा है, ये सरफेस कैसा है फ्रिक्शनलेस, सरफेस कैसा है फ्रिक्शनलेस, ठीक है। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, लेट से ये ब्लॉक ए है और ये वेज का नाम दे देते हैं बी, ठीक है, ए एंड बी। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेज एंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो अगर तुम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो हमने क्या बोला है कि इसका एक्सेलरेशन निकालना है तुम्हें वेज के रिस्पेक्ट में और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर तुम इसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर तुम देखते हो तो क्या तुम ये बोल सकते हो कि ये हमेशा नीचे ही आएगा, नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ये ऐसे भी कर रहा है और ये ऐसे भी कर रहा है, दोनों की तरफ कर रहा है। तो जब तुम ग्राउंड से इसको देखोगे तो तुम्हें कोई और ही डायरेक्शन इसकी दिखाई देगी पहली चीज। तो अगर तुम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोलते हो कि ये ऐसे आएगा तो तुम्हारा पहली ऑब्जर्वेशन ही तुम्हारी गलत है, पहली चीज। तो तुम्हें अगर इसको कॉन्क्रीट अगर ऐसे सोचना है ये इस डायरेक्शन में, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस वेज के रिस्पेक्ट पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम अगर इस वेज के ऊपर बैठ के इसको देखते हो तो तब तुम बोल सकते हो कि हाँ ये इस डायरेक्शन में ही आएगा। इतना तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अच्छा, दूसरी चीज, इस वेज की एक्सेलरेशन और इसकी एक्सेलरेशन क्या है डिफरेंट, दोनों की क्या होगी डिफरेंट। तो मान लेते हैं इसकी मान लेते हैं, इस वेज की मान लेते हैं A1 और इसकी मान लेते हैं A2। ये A2 किसके रिस्पेक्ट में है, वेज के रिस्पेक्ट में, ठीक है। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू वेज, ध्यान रहे, ठीक। अब अगर हमने ये ऑब्जर्व कर लिया तो अब इसके ऊपर देखो, इसके फ्री बॉडीज बनाते हैं। देखो पहले वेज का बनाते हैं ऐसे, ठीक। देखो वेज के ऊपर एक फोर्स ऐसे लग रहा है 15 न्यूटन, एक नीचे mg और एक n ऊपर, ठीक है। ये n कौन सा है, इस mg का जस्ट अपोजिट वाला, ये वाला। तो ये तो हमारे मोशन के अंदर हेल्प नहीं करेगा, तो मैं यहाँ पे लगा नहीं रहा फिलहाल इसको। ये इधर इसके ऊपर कोई और भी फोर्स लग रहा है क्या, कौन सा, ये वाला ब्लॉक इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो वाला, वो क्या है n, वो कौन सा होता है n। और वो लगता कैसे है, इस तरफ। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको, छोटा बन गया ये, देखो ऐसे, ये इस तरीके से बना, ठीक। ये 15 न्यूटन इधर, इसका एक n ऐसे लगेगा, ये n मान के, ठीक। ये n और ये n दोनों से डिफरेंट प्लेन में, तो क्या करना पड़ेगा, इसे रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये ऐसे, ठीक है। कल ही हमने देखा था ये अगर थीटा है तो फिर ये भी थीटा है ना, तो ये बन गया n साइन थीटा, n कॉस थीटा। उल्टा बन गया क्या, नहीं ये गलत बना दिया मैंने,
ठीक है, ये अगर थीटा तो ये थीटा और ये कितना बन गया 90 माइनस थीटा, ठीक है, या फिर बोल दो इधर n cos थीटा और इधर n sin थीटा, ठीक है, ये हो गया n sin थीटा। और इसका एक्सेलरेशन कितना है a, इसका मान लिया सॉरी a1, हमने a1 मान रखा है, इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया a1, ठीक है। तो इक्वेशन क्या लिखी गई 15 माइनस n sin थीटा इज इक्वल टू 5 इंटू a1, 5 इंटू a1, ठीक है। हमने ये 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसका इफेक्ट n के रूप में हमने ले लिया ऑलरेडी, ठीक है, n की फॉर्म में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक। तो 15 माइनस n sin थीटा इज इक्वल टू 5 a1, यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही है, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये थीटा 37 तो 3/5, ठीक है, तो ये बन जाएगा 75 माइनस 3n इज इक्वल टू 25 a1, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, 75 माइनस 3n इज इक्वल टू 25 a1, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो, अब इसको ऑब्जर्व करते हैं, देखो इधर वाले को ऑब्जर्व करो। अब इसके ऊपर देखो कौन कौन से वो लग रहे हैं, एक इसका mg नीचे, इधर लग रहा होगा mg साइन थीटा, इसका लग रहा होगा mg साइन थीटा, इधर क्या लग रहा होगा mg cos थीटा, इधर क्या लग रहा होगा n, इधर लग रहा होगा n। अब क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है a2 से, तो इसकी एक्सेलरेशन ही आ गई a2, लेकिन कब, जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू वेज देख रहे हैं। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू वेज देख रहे हैं तो ये एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो इसका क्या लगाना पड़ेगा हमें, सूडो, इसका हमें सूडो लगाना पड़ेगा। अगर हमें इसका सूडो लगाना पड़ेगा तो इस वेज की जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है, और जो कि कितनी है a1, जो कि कितनी है a1, उस a1 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और किधर लगा दूं, जस्ट अपोजिट, तो किधर लगेगी, इधर, मतलब 2a1, कितने लगेगी 2a1, क्योंकि मास से मल्टीप्लाई करना है, एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करना है, तो कितनी लग गई सूडो 2a1, ये चीज समझ में आ गई। अब फिर इसको भी रिजॉल्व करें, देखो इसका और इसका एंगल बताना है, एंगल क्या लगेगा इसमें, 37, ये ऐसे लगेगा उल्टा, ये हो जाएगा 53, ठीक है, इससे ऐसे लगाना है हमें, तो एंगल कितना हो गया 53, ठीक है, कौन सा एंगल 53 है, ये वाला, हाँ ये एंगल लग गया 53, क्योंकि ये था 37, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इस तरफ जो कि बनेगा 2a sin 53, sin 50 मतलब 4/5, sin 50 मतलब 53 मतलब 4/5, और एक इधर लग गया कौन सा 2a1 sin 53, 2a1 sin 53। अब इक्वेशन लिख लो, देखो एक तो इक्वेशन यहां से बनेगी कौन सी, n इज इक्वल टू mg cos थीटा, mg cos थीटा, m कितना है यहाँ पे 2, g कितना 10, 20 इंटू में cos 37 कितना हो गया 16, ठीक है, 16 प्लस 2a1 sin 53 कितना हो गया 4/5, तो ये हो गया ओवरऑल 8/5, ये हो गई तुम्हारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। एक इक्वेशन और आ जाएगी, देखो ये वाली इक्वेशन, यहां से देखो ये वाली a2, देखो अब ये क्या बन जाएगा mg sin थीटा मतलब 20 इंटू में 3/5, ठीक है, माइनस 2a1 इंटू में 4/5 मतलब 8a1/5 इज इक्वल टू कितना 2 इंटू a2, ये तुम्हारी होगी थर्ड इक्वेशन, ठीक। इन दोनों को सॉल्व करोगे a1 आएगा, a1 की वैल्यू आते क्या आ जाएगा a2 आ जाएगा। हाँ बोलो कौन सा, कौन से वाले की बात कर रहा है, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, ये sin 53 तो ये cos 53, हाँ तो ये cos 53 बनेगा, राइट, तो ये 3/5 बनेगा, सही है, ठीक है। तो यहां से फिर इक्वेशन क्या आई, mg sin थीटा तो सही था, दैट इज 20 इंटू में 37 मतलब 3/5 माइनस ये हो गया 6/5 a1 इज इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू में a2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, हाँ वो करेक्ट कर लेना, ठीक है,
तो 12 माइनस 6/5 A1 इजिकल टू 2A2। फटाफट सॉल्व करो, वैल्यू क्या आ रही है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा ये A1 आ गया, ठीक है। A1 आते ही तुम्हारा क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा। ये हो जाएगा 12 माइनस 6/5 इंटू में 135/149 इज इक्वल टू 2A2। कितना हो गया ये, और जा रहा है कहीं पे? कहीं नहीं जा रहा। तो 12 माइनस ठीक है, तो ये बन गया A2 इज इक्वल टू 6 माइनस, ये आ गया। देखना जरा सॉल्व करके A2 कितना आ गया, कितना 843 अपॉन में 149। ये एक्सेलरेशन कौन सा है, विद रिस्पेक्ट टू वेज। देखो लिखा था विद रिस्पेक्ट टू वेज, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे निकलेगा, हाँ नहीं ऐसे नहीं, देखो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, देखो एक एक्सेलरेशन इस तरीके से लग रहा है, ठीक है, एक एक्सेलरेशन लगा इस तरीके से, एक लगा इधर, ठीक है। तो ये है तुम्हारा A2, ये है तुम्हारा A1, इन दोनों का रिजल्टेंट ही क्या होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट, ठीक है। दोनों का क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट ही क्या होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो। देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब एक्सेलरेशन ऑफ 2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ वेज। एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू वेज मतलब क्या, एक्सेलरेशन ऑफ 2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ वेज। एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू वेज कितना आया, 843 अपॉन में 149 इज इक्वल टू A2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ वेज कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ वेज कितना है, A1 कितना आया था 135 अपॉन में 149, तो A2 कितना आ गया 843 प्लस 135 अपॉन में 149, तो ये तो आ गया A2। लेकिन इसकी डायरेक्शन भी निकालनी होगी, डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हो, ये थीटा निकाल लेना,